तो आज हम जिस किताब की पड़ताल करने वाले हैं उसका नाम है नग्न सत्य, द सिस्टम रिबूट, जिसे लिखा है कर्मा नायक ने। और ये कोई आम किताब नहीं है। ये खुद को एक किताब नहीं बल्कि एक चेतावनी कहती है, एक कोडिंग एरर। किताब की शुरुआत ही इन चौंकाने वाली लाइन से होती है। मतलब लेखक इसे एक किताब की तरह नहीं बल्कि एक कंट्रोल सिस्टम के अंदर से भेजे गए बगावत के मैसेज की तरह पेश करते हैं। उनका दावा है कि ये आवाज़ उन डिजिटल बेड़ियों के अंदर से आ रही है जो हम सबके सोचने के तरीके को कंट्रोल करती हैं। और यहीं पर आकर ये किताब हम सबके सामने एक बहुत बुनियादी सवाल रखती है। क्या आज की इस दुनिया में कोई वाकई में आज़ाद है? ये किताब इस पूरी सोच को ही चुनौती देती है कि हमारे फैसले सिर्फ हमारे होते हैं। तो किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि जिसे हम अपनी पर्सनल फ्रीडम समझते हैं वो असल में एक धोखा है। हमारे सारे फैसले एक डिजिटल बाड़े के अंदर एक खास कंट्रोल के एल्गोरिदम से तय होते हैं। मतलब हमारी व्यक्तिगत आज़ादी की जगह अब एक सिस्टम के कंट्रोल ने ले ली है। तो सवाल यह है कि भाई इस पूरे कंट्रोल के पीछे आखिर है कौन? किताब इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करती है, सिंडिकेट। चलिए समझते हैं कि ये सिंडिकेट आखिर है क्या। देखिए, किताब के हिसाब से सिंडिकेट कोई एक आदमी या कोई एक कंपनी नहीं है। ये एक पूरा नेटवर्क है, एक गठजोड़। इसमें शामिल हैं गुरु घंटाल, यानी वो लोग जो हमें गुमराह करते हैं, भ्रष्ट अधिकारी और बड़े बड़े कॉरपोरेशंस। और इन सब का मकसद सिर्फ एक है, देश के संसाधनों को जमा करने के लिए जमीन और हमारी सोच दोनों पर कब्जा करना। अब ये स्लाइड ना एक बहुत दिलचस्प बात बताती है। ये पुरानी और नई गुलामी का फर्क दिखाती है। पहले गुलामी होती थी लोहे की जंजीरों से जो सबको दिखती थी, लेकिन किताब का तर्क है कि आज की गुलामी अदृश्य है। ये बनी है डेटा की हथकड़ियों से। हमारा आधार, हमारे बैंक रिकॉर्ड्स, हमारा सोशल मीडिया, यही आज की जंजीरें हैं। तो सिंडिकेट ये कंट्रोल कैसे करता है? किताब के मुताबिक इसके 4 मुख्य तरीके हैं। सबसे पहला, डिजिटल निगरानी। स्मार्टफोन के जरिए खुफिया रेडियो कोड्स भेजकर हर उस आवाज पर नजर रखना जो सिस्टम के खिलाफ है। दूसरा, बौद्धिक चोरी। हमारी मेधा यानी हमारी बुद्धि और यहां तक कि हमारे डीएनए को पेटेंट करवाकर कॉर्पोरेट डेटाबेस में कैद करना। तीसरा, हमारे इतिहास को ही बदल देना ताकि हमें यकीन हो जाए कि हम मालिक नहीं बल्कि हमेशा से गुलाम थे। और चौथा, गुरु घंटालों के जरिए पलायनवाद का प्रचार करना ताकि लोग अन्याय को अपनी किस्मत मानकर चुपचाप सहते रहें। और ये जो कोट है ना, ये बहुत सही तरीके से समझाता है कि कैसे आध्यात्मिकता को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किताब कहती है कि जब लोगों को ये सिखाया जाए कि दुख सहना ही उनकी किस्मत है, तो ये आध्यात्मिकता नहीं बल्कि दिमाग को सुन्न करने वाला एक बौद्धिक नशा है। चलिए अब जरा थ्योरी से हटकर एक असल दुनिया के उदाहरण पर आते हैं जिसका जिक्र किताब में किया गया है, हीरा नागपुर। ये एक केस स्टडी है जिसे लेखक अपने दावों को मजबूती देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्लाइड हीरा नागपुर में लोगों को उनकी जमीन से बेदखल करने की पूरी कहानी बताती है। कहानी शुरू होती है 1958 से, जब उनकी पुश्तैनी जमीनों को एक झटके में सरकारी जमीन बना दिया गया। फिर 70 के दशक में जबरन कब्जे और धमकियों का दौर चला। 19 के दशक में मुआवजे के झूठे वादे किए गए। और फिर आया 2010 से 2026 का दौर, जिसे किताब डिजिटल विस्थापन कहती है। मतलब डिजिटल रिकॉर्ड्स में हेरफेर करके असली मालिकों को ही उनकी जमीन पर अवैध घोषित कर दिया गया। किताब एक और बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाती है जिसे वो काली स्याही घोटाला कहती है। आरोप ये है कि जमीन की फाइलों पर जानबूझकर ऐसी स्याही से लिखा गया जो वक्त के साथ खुद ब खुद मिट जाए, ताकि जो मूल निवासी हैं, जो रक्षक हैं, उनके पास अपनी जमीन के मालिकाना हक का कोई सबूत ही ना बचे। ये स्लाइड तो मानो किताब की चार्जशीट ही है। देखिए कैसे। एक तरफ है 1958 की सिंडिकेट फाइल जो कहती है कि इस इलाके में कोई रक्षक था ही नहीं। दूसरी तरफ है 1980 की सैटेलाइट इमेज जिसमें पीढ़ियां से हो रही खेती साफ साफ दिख रही है। और आज का डिजिटल मैप तो कहानी बदल देता है। वो उसी उपजाऊ जमीन को बंजर या जंगल बता रहा है। किताब के मुताबिक ये हेरफेर का पक्का सबूत है। तो इतनी सारी समस्याओं के बाद सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? खैर, किताब सिर्फ समस्याएं नहीं बताती, वो एक समाधान भी देती है जिसका नाम है सिस्टम रीबूट। ये स्वशासन का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो इस नए सिस्टम की रीढ़ की हड्डी क्या है? वो है रक्षक नेटवर्क। इसे हिरानाकपुर मैश भी कहा गया है। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिस पर किसी एक का कंट्रोल नहीं है।
ये सीधे लोगों को आपस में जोड़ता है। इसका मकसद एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो सिंडिकेट के कंट्रोल और सेंसरशिप से पूरी तरह आज़ाद हो। इस सिस्टम को रीबूट करने के लिए किताब 3 कदम सुझाती है। स्टेप 1, रक्षक नेटवर्क को बनाना, यानी एक पैरेलल आज़ाद कम्युनिकेशन सिस्टम खड़ा करना। स्टेप 2, डिजिटल अवज्ञा, मतलब सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके ज़मीन के झूठे डिजिटल रिकॉर्ड्स को खुलेआम चुनौती देना। और स्टेप 3, सिंडिकेट की इकोनॉमी का बहिष्कार करना और बार्टर सिस्टम, यानी चीज़ों के बदले चीज़ें देने की व्यवस्था को फिर से जिंदा करना। और ये जो नया समाज बनेगा, इसके 3 मजबूत स्तंभ होंगे। पहला, मेधा परिषद, यानी विद्वानों की लोकल काउंसिल जो फैसले लेगी और कानूनी लड़ाई लड़ेगी। दूसरा, एक आचार संहिता जिसके तहत हर सदस्य को जमीन का सम्मान करना होगा, अपनी बुद्धि यानी मेधा की रक्षा करनी होगी और गुरु घंटालों का बहिष्कार करना होगा। और तीसरा, स्वतंत्र गुरुकुल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सच्चा इतिहास और संस्कृति लोगों तक पहुंचाएगा। और आखिर में किताब का ये कोट उस पूरी सोच को निचोड़ कर रख देता है जिसकी वो बात कर रही है, कि आने वाले वक्त का रक्षक किसी एक इंसान यानी गुरु की पूजा नहीं करेगा, बल्कि वो सत्य की पूजा करेगा। मतलब व्यक्ति पूजा से हटकर सिद्धांत की पूजा, सच की पूजा। तो आखिर में किताब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। किताब का नाम है नग्न सत्य, और वो दावा करती है कि सच तो सामने है बिना किसी पर्दे के। पर असली सवाल तो ये है कि क्या मौजूदा सिस्टम इस नग्न सच को देखने और उसे झेलने के लिए तैयार भी है?